अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तानिया राना और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट की बातें एपिसोड 9। आज के प्रोग्राम का टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वर्सेस प्राइवेट सोसाइटीज़। सच क्या है? पाकिस्तान में इस वक्त घरों की कमी की बात करें तो वो करोड़ों में है। हर साल लाखों लोग शहरों का रुख करते हैं और अगर हम यहाँ पे सोसाइटीज़ की बात करें तो अभी पाकिस्तान में मौजूद जो सोसाइटीज़ 8700 के करीब है, जिसमें से 6000 के करीब सोसाइटीज़ वो हैं जो मुकम्मल तौर पर रजिस्टर्ड नहीं। ऐसे में क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सी सोसाइटी बेहतर है, बल्कि क्वेश्चन ये है कि किस सोसाइटी में आपका पैसा और आपका मुस्तकबिल महफूज है। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हम लोगों ने आज दावत दी है नुमान महमूद शाह साहब को, जिनका रियल एस्टेट में 9 साल से ज़्यादा का तजर्बा है और आप पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। थैंक यू मैडम, आपका शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और प्राइवेट सोसाइटीज़ में असल बुनियादी फ़र्क है क्या? मैडम देखें, जो ये क्वेश्चन है, इन दोनों पैरामीटर्स को सबसे पहले समझना ज़रूरी है। पंजाब गवर्नमेंट या हर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एक कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटी का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसको गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है, और उसका मकसद ये है कि लैंड की प्रोविज़न, एलोकेशन प्लस प्रोविज़न डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट्स के लिए। जैसे हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, इंजीनियर्स के लिए बनी हुई हैं, डॉक्टर्स के लिए हैं, जर्नलिस्ट के लिए हैं, जजेस के लिए हैं, ठीक है, वो एलोकेशन देती है और वो लैंड की एलोकेशन करके अंडर दी एक्ट, जो कि पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 अभी तक इफेक्टिव है, और उसके तहत वो लैंड की एलोकेशन सोसाइटीज़ के लिए की जाती है। और फिर वो उस डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको उस लैंड के अगेंस्ट एलोकेशन दी जाती है प्लॉट्स की, इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स इनिशली। उन फाइल्स को फिर जैसे जैसे वो सोसाइटी डेवलप होती है उसको मेच्योर किया जाता है और ऑन ग्राउंड में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, इसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है, और जब ये एग्जीक्यूशन में आ जाती है सोसाइटीज़, उसके बाद इसकी एक प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया जाता है, जनरल सेक्रेटरी, और एक ट्रेजरर इलेक्ट कर दिया जाता है, जो कि फिर उस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे रुक के थोड़ा सा मैं आपको लेके जाता हूँ कि प्राइवेट डेवलपर्स कैसे वर्क करते हैं। प्राइवेट डेवलपर्स ओपन लैंड अपने लिए परचेज करते हैं, उसकी कंसर्न डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेते हैं और वहाँ से उसकी जो सेल्स हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। वो ईदर फॉर्म में हो सकती हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स भी हो सकते हैं और या वो फाइल्स भी हो सकती हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया इस दोनों का बुनियादी फ़र्क बताया, आई होप कि ऑडियंस के लिए क्लियर भी हुई होगी कन्फ्यूजन। मुझे ये बताइएगा, जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर हम लाहौर की एग्जांपल ही लेते हैं तो लाहौर के आउटस्कर्ट्स में लैंड है, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, उसमें प्राइवेट भी है, कोऑपरेटिव भी है। अगर हम प्राइस कंपैरिजन करते हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट जो सोसाइटीज़ हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से कंपैरेटिवली प्राइस में ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होती हैं। हाउ वुड यू रेट दैट? ये कंपैरिजन, जगह तो सेम है सर दोनों की, तो फिर प्राइस में फ़र्क क्यों है? मैडम देखें, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फैक्टर जो कि इन दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि उसकी डेवलपमेंट, और अगेन मैं रिपीट करूँगा कि लुक आफ्टर। जितना भी कोई एरिया अच्छा मेंटेन होगा, जितना अच्छा वेल लुक्ड आफ्टर होगा, ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज़्यादा बेहतर मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि जहाँ भी आप नोटिस करेंगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लैंड की एलोकेशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो यूजली इन द सेंटर या नियर टू सेंट्रल अप्रोचेस नहीं होती। वो थोड़ा सा सिटी के, हम आउटस्कर्ट्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन नियर टू द आउटर रेडियस उसके अंदर होता है, जहाँ खुली ज़मीन सोसाइटी के गवर्नमेंट के पास पड़ी हो, वो एलोकेशन वहाँ की देता है। तो हम अगर लाहौर को देखें, आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लाहौर में तकरीबन 250 के करीब हैं, वेयरएज अगर हम कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है इससे 20 टाइम्स ज़्यादा प्राइवेट डेवलपर्स हैं, या शायद इवन इससे भी ज़्यादा। और छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं, दे आर वेल लुक्ड आफ्टर। लैंड जो है वो डेवलपर ने सेंट्रल लोकेशन पे लिया हुआ है, लोगों को अप्रोच सूट करती है, लोगों को फिजिबिलिटी अच्छी बनती है, वहाँ से कम्यूट की एक्सेसिबिलिटी अच्छी बनती है। तो ये दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस जिसकी वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं, और प्राइसिंग का फ़र्क भी इसी वजह से आता है। सर, आपको नहीं लगता कि अगर हम लोग यहाँ पे तो इसकी बात करते हैं कि ये तो बुनियादी सहूलियात का फ़र्क है, लेकिन अगर हम लोग लीगैलिटी की बात करें तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तो गवर्नमेंट के थ्रू प्रॉपर्ली रेगुलेटेड होती हैं,
प्राइवेट सोसाइटीज़ में जैसे मैंने इंट्रो में भी मेंशन किया कि 8700 टोटल सोसाइटीज़ अभी तक उसके अराउंड अबाउट हैं और उसमें से 6000 के करीब ऐसी हैं जो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड नहीं है। एक लेमैन के लिए उस फर्क को समझना मुश्किल है कि वो प्रॉपर्ली रेगुलराइज नहीं है। उसमें आपका क्या टेक है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में लोग इसलिए भी जल्दी चले जाते हैं कि उनको लगता है कि गवर्नमेंट इसको मैनेज कर रही है तो उसमें स्कैम फ्रॉड ये नहीं होगा। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि अब आई नो, मैं तो खुद रियल एस्टेट में हूँ, मुझे मालूम है कि क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्लाइंट के लिए इस फर्क को समझना किस तरह ज़रूरी है, वो इसको कैसे चेक कर सकता है किसी भी सोसाइटी की लीगैलिटी को, ताकि उसका मुस्तकबिल भी और पैसा भी महफूज हो सके। जी मैडम, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है। आप देखें इन दोनों चीज़ों के अंदर भी देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑल्दो लीगली अप्रूव्ड होती हैं और गवर्नमेंट चूँकि उनको चैनलाइज कर रही होती है तो उसमें रिस्क फैक्टर तो कम होता है, लेकिन हमारे देखने में आया है कि ऐसी बेशुमार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मौजूद हैं जिनको अनाउंस तो कर दिया गया, लेकिन दे आर वो लीगल भी हैं, अप्रूव्ड भी हैं, लेकिन वो ऑन ग्राउंड उनके अंदर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनकी लुक आफ्टर नहीं है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर अगेन वो बनता है, चूंकि इसके इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट का एक एक्ट मौजूद है, तो लुक आफ्टर प्रॉपर नहीं है। आई वुड लाइक आप मुझे ये लिबर्टी दें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके अंदर इस वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर करप्शन और बेकायदगियों का बहुत ज़्यादा संगीन मामलात रहते हैं और ये पोस्टिंग्स और मामलात पॉलिटिकल भी होते हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। तो रादर जब हम प्राइवेट डेवलपर्स को देखते हैं, आपने उसमें भी एक रीजनिंग दी है कि 8000 में से तकरीबन हमारे पास 6000 के करीब अप्रूव्ड हैं, लेकिन मैं ये देखूंगा कि देखें इसकी जो अदर साइड ऑफ द पिक्चर है, आप वो देखें कि एटलीस्ट 2000 के करीब सोसाइटीज़ तो अप्रूव्ड हैं। तो क्लाइंट को एक ऑप्शन मिल गई है कि उन 6000 सोसाइटीज़ में नहीं जाना, और द बेस्ट वे टू सॉर्ट दिस आउट इज कि आपके पास अब देखें ये वी आर इनटू ई कॉमर्स, हम lda.gov.pk पे जाएं, वहाँ पे LDA ने दोनों, फॉर एग्जांपल मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, इस तरह कंसर्न जितनी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज अथॉरिटीज़ हैं सबके मौजूद हैं। lda.gov.pk के ऊपर लिस्ट मौजूद है, 1 नंबर 1 लीगल सोसाइटीज़ इन लाहौर। ठीक है, आप कहीं भी अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप उसके अंदर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें प्राइवेट प्लस कोऑपरेटिव दोनों सोसाइटीज़ की लिस्टिंग मौजूद है। अच्छा, साथ साथ LDA ने एक काम और ये किया हुआ है कि इलीगल सोसाइटीज़ की भी एक लिस्ट जारी कर दी है। वो डेवलपर्स चाहे वो प्राइवेट हैं जिन्होंने अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया, जिन्होंने अपनी रेगुलेशंस को मेंटेन नहीं किया और जिन्होंने लीगल मामलात को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया और उनको लुक आफ्टर नहीं किया, उनको LDA ने इलीगल सोसाइटीज़ के अंदर डाल दिया। तो द लिस्ट इज़ अवेलेबल, आपके लिए बड़ा इजी है, इट जस्ट टेक्स 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम। आपने सिर्फ सर्च के अंदर सोसाइटी का नाम डालना है और वो आपको स्टेटस दे देती है। उसके बाद आपके लिए डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है। सर, जैसे आपने सारा ये मेंशन किया, वेल वर्स तरीके से आपने उसको लेके चले। मैं अब लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम रेगुलेशंस की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, जो सोसाइटीज़ यानी कि मोर देन आपका 70 to 80% जो है इलीगल अगर हैं सोसाइटीज़, उसके लिए गवर्नमेंट को किस तरीके से इसको कर्ब करना चाहिए? क्या मेजर्स आपके मुताबिक गवर्नमेंट को लेने चाहिए ताकि लोग जो हैं वो स्कैम्स फ्रॉड से बच सकें और वो प्राइवेट जो सोसाइटीज़ जो कि अच्छा काम कर रही हैं उनको भी पहचान सकें और जो ऐसी हैं वो सोसाइटीज़ ब्लैकलिस्ट हो सकें? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बिल्कुल मैडम, देखें हम वर्ल्ड वाइड जब देखते हैं रियल स्टेट को ना मॉनिटर करने के लिए 2 तरह की बॉडीज बनती हैं। एक जो उसके लीगल फ्रेमवर्क को देखती हैं, ठीक है, जब उसने एग्जिस्ट करना होता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन को, एंड आफ्टर दैट उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनती हैं जिसको हम वॉच डॉग्स भी कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क पूरा करने के लिए तो एक मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन उसको बाद में लुक आफ्टर करने के लिए कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। सो आई थिंक कि गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए नेशन वाइड भी और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, जो कि लोगों के इंटरेस्ट को और उनकी इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड कर सके, ताकि कोई भी डेवलपर और कोई भी सोसाइटी, चाहे वो कोऑपरेटिव है या प्राइवेट डेवलपर है, वो किसी के जो फाइनेंशियल्स हैं उनके साथ वो प्ले ना कर सके और उनको एक बेहतर इन्वेस्टमेंट की तरफ डायरेक्शन दे सके। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। एक तरफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो सस्ती हैं मगर मिसमैनेज्ड हैं, और एक तरफ प्राइवेट सोसाइटीज़ जो कि वेल मैनेज्ड हैं लेकिन कंपैरेटिवली महंगी हैं। दरमियान में मौजूद है एक आम पाकिस्तानी जिसको सिर्फ एक छत चाहिए। ऐसे में हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है कि जो भी इलीगल या फिर प्रॉपर्ली मैनेज सोसाइटीज़ नहीं हैं उनको ब्लैक लिस्ट करे और आवाम के लिए एक कुशन रखे कि वो अपने घर का ख्वाब जो है वो पूरा कर सकें।
This is all for today. If you do have any question in your mind, you can drop a comment. We will try to answer that in our next episode. This is me, Tanya Rana, signing off.